हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मीन्स वैद्युत धारा के बारे में, कि किसी चालक पदार्थ में धारा कैसे उत्पन्न होती है ना। तो किसी चालक पदार्थ में धारा कैसे उत्पन्न होती है, तो हम लोग को आज इसी बारे में चर्चा करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है ना, इसकी क्या जरूरत है। तो हम आपको बता दें भैया कि कोई भी चालक पदार्थ है उसमें धारा तभी प्रवाहित होगा जब उसमें क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। कोई भी चालक पदार्थ हो उसमें धारा केवल और केवल तभी प्रवाहित होगी जब उसमें क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है और ये कहां से आता है ना। तो उसके लिए हम लोग मानते हैं कि एक धातु का टुकड़ा है। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? ये एक धातु का टुकड़ा है। और कोई भी धातु हो या कोई भी पदार्थ हो तो किससे मिलकर बनी होती है? परमाणु से, है ना। तो ये जो धातु का टुकड़ा है ये भी किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणु से। देखिए कई सारे परमाणु हमने इसमें बना दिए हैं, है ना। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे कि एक छोटे से परमाणु को लेकर के यहाँ पर उसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया हम लोगों ने, है ना। तो परमाणु के बारे में हम लोग इतनी बात तो जानते हैं कि जो परमाणु का सेंटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक कैसा होता है? ये धनावेशित होता है। कैसा होता है? धनावेशित। और धनावेशित क्यों होता है? क्योंकि नाभिक जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। और हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, मीन्स उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो उसी प्रोटॉन के धन आवेश के कारण नाभिक का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? धन आवेश होता है। यानी नाभिक जो होगा वो कैसा होगा? धनावेशित होगा, है ना। और नाभिक के चारों ओर देखिए कई सारी कक्षाएं बनी होती हैं, है ना। और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है ना। तो क्या बात समझ में आई कि नाभिक जो होगा ये धन आवेशित होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। तो ये चीज हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट चार्ज मतलब भिन्न आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, मीन्स अपनी ओर खींचते हैं, है ना। तो ये नाभिक क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से बांधे रखता है। क्या करता है? बांधे रखता है। तो नाभिक के पास वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के द्वारा उस पर जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही प्रबल होता है। और जैसे जैसे हम लोग नाभिक से दूर होते जाते हैं, यानी नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और नाभिक से जो एकदम दूरस्थ कक्षा होती है, यानी एकदम बाहरी कक्षा जो होती है उस पर उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा यानी जो बाहरी कक्षा होगी, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ये बात समझ में आई ना कि नाभिक से दूर वाली कक्षा पर जो नाभिक के द्वारा आकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। यानी नाभिक के पास वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर आकर्षण बल ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम लोग नाभिक से दूर होते जाएंगे तो दूर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो नाभिक से सबसे दूर वाली कक्षा होगी जिसको हम लोग बाहरी कक्षा भी बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल लगेगा, जो वैद्युत बल लगेगा वो सबसे कम होगा। ये बात क्लियर हुई ना। अब इसको हम लोग ऐसे एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप हैं, आप जहां रहते हैं
तो उस क्षेत्र में आपके आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां आपका प्रभाव ज्यादा होगा, मतलब आपको ज्यादा लोग जानते पहचानते होंगे। और आप अपने क्षेत्र से थोड़ा दूर होते जाइए, माने दूर जाते जाइए, तो आपका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा, मतलब आपको कम जानने पहचानने वाले मिलेंगे। और जब आप अपने क्षेत्र से काफी दूर चले जाएंगे तो आपका वहां पर प्रभाव समाप्त हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब वहां पर आपको इक्का दुक्का ही पहचानने वाले आपको मिल सकते हैं, है ना। तो जिस प्रकार आप जहां पर रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में आपका प्रभाव ज्यादा होता है, आपको ज्यादा लोग जानते पहचानते हैं, और आप अपने क्षेत्र से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं आपका प्रभाव कम होता जाता है, मीन्स आपको जानने पहचानने वाले कम लोग मिल पाते हैं। ठीक वैसा ही नाभिक के साथ भी होता है कि नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन रहेगा नाभिक उनका तगड़े से बांधे रखेगा, है ना। और जैसे जैसे नाभिक से दूर होते जाएंगे तो उन दूर वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो कम होता जाएगा, और बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही कम होगा, है ना। तब क्या होगा, तो बाहरी कक्षा पर इनके द्वारा लगने वाला आकर्षण बहुत ही कम होता है, मतलब इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अगर हल्की सी भी एनर्जी बाहर से मिल जाती है ना, तो ये क्या करते हैं, अपनी कक्षा छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, मतलब अपने परमाणु को छोड़ देते हैं। आई बात समझ में कि इस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है तो ये अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, मतलब अपने परमाणु से अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये अलग हो जाते हैं, तो अलग होने के बाद ही कहाँ जाते हैं, है ना। तो आइए उसको भी हम बताते हैं, क्योंकि ये जो अभी हम लोगों ने धातु का टुकड़ा लिया है इसमें ढेर सारे परमाणु दिखाए गए हैं और परमाणुओं के बीच में रिक्त स्थान भी दिखाई पड़ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होता है, अपने परमाणु से दूर होता है, वो इन्हीं परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान है उसी में मौजी तरीके से घूमता टहलता रहता है ना। एकदम अनियमित तरीके से, अनियमित चाल से वो चलता रहता है, मतलब जिधर उसका मूड कहेगा उधर वो घूमेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये बात क्लियर हुई ना कि जो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होता है वो जाता कहाँ है, तो कहाँ जाता है, इन्हीं परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसी में वो अनियमित गति करता रहता है। ये बात समझ में आई ना। तो यही बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणु से अलग हो जाता है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये बात समझ में आई ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, और ये जब अपने परमाणु से अलग होता है तो कहाँ जाता है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ ध्यान हम लोग को इस बात पे देना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन से धारा कैसे प्रवाहित होती है। ये तो बात हो गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, और ये जब अपने परमाणु से अलग होता है तो ये जाता कहाँ है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से धारा कैसे बहती है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा प्रवाहित करवाता है, कैसे इसको हम लोग समझें। तो इसको अभी हम आगे बता रहे हैं आपको कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही धारा क्यों बहती है। तो सबसे पहले अभी हमने आपको जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है ना, इतना आवेश इलेक्ट्रॉन पर। तो जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो अपने साथ साथ आवेश को भी तो ले जा रहा है, यानी जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके साथ साथ आवेश भी प्रवाहित होगा कि नहीं, होगा ना। और आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन के गति करने से धारा कैसे उत्पन्न होती है, क्यों, है ना। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो अपने साथ आवेश को भी ले जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो उसके साथ साथ आवेश भी प्रवाहित होगा, और आवेश के प्रवाहित होने पर ही क्या उत्पन्न होती है, वैद्युत धारा। तो इतनी बात क्लियर हो गई है ना कि इलेक्ट्रॉन के गति करने से वैद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है ना। तो एक बात और हम लोग जानते हैं, है ना, कि जो वैद्युत धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा किधर होगी, है ना। तो यहाँ पर
अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका बाएं डायरेक्शन में गति कर रहा है, किस डायरेक्शन में, बाएं, तो जो करंट होगी उसके जस्ट अपोजिट यानी दाएं दिशा में गति करेगी। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन अगर बाएं दिशा में गति कर रहा है तो जो करंट होगी वो उसके जस्ट अपोजिट मींस दाएं दिशा में गति करेगी। अर्थात इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो ये बात समझ में आ गई ना? इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना? तो इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ये जब अपने परमाणु से अलग होता है तो कहाँ जाता है, और इसके चलने से धारा क्यों उत्पन्न होती है, और धारा की दिशा किधर होती है। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली, है ना? पर यहाँ आपको एक विशेष चीज और जानना है। तो विशेष चीज क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से जो धारा उत्पन्न होती है उसका प्रभाव हमें पता चले, है ना? उसके लिए हमें क्या करना होता है, बाह्य स्रोत की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? बाह्य स्रोत की। यानी इलेक्ट्रॉनों के गति से धारा उत्पन्न हो और उस धारा का कहीं हम लोग इस्तेमाल कर पाएं या उस धारा का प्रभाव हमें पता चले, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी बाह्य स्रोत की। अब ये बाह्य स्रोत मीन्स क्या? तो बाह्य स्रोत मीन्स कोई सेल हो गया, बैटरी हो गई, जनरेटर हो गया, एटसेट्रा, है ना? अब आप सोच रहे होंगे ये क्या? तो ये क्या? तो इस चीज को अभी हम क्लियर कर देते हैं। क्या क्लियर करना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से धारा तो उत्पन्न होती है, लेकिन उस धारा का प्रभाव हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, उस चालक को किसी बाह्य स्रोत से जोड़ेंगे, है ना? तो अब इस चीज को हम आपको एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। तो मान लीजिए घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी धातु की चीज लीजिए, घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी धातु की चीज लीजिए। अब आप उसको टच करिए, टच किए आप उसको, का आपको ऐसे ऐसे करंट लग रहा है? हाँ, नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसमें धारा नहीं बह रही है। यानी उसमें धारा नहीं बह रही है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा होगा, मीन्स आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा होगा। यही ना? यही समझ रहे हैं ना? तो गलत समझ रहे हैं आप। क्या समझ रहे हैं आप? गलत समझ रहे हैं। आपने जो भी धातु का टुकड़ा लिया है ना, तो जो धातु का टुकड़ा होगा वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, है ना? किससे मिलकर के बना होगा? असंख्य परमाणुओं से मिलकर के बना होगा। और उस धातु के टुकड़े में जो परमाणु हैं या परमाणु में जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसको सामान्य ताप पर, सामान्य ताप मतलब क्या? जो आपके कमरे का, जो आपके आसपास का ताप होता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस ताप पर जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपने धातु लिया है वो परमाणुओं से बना है, और परमाणु होगा तो उसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भी होंगे। यानी उस परमाणु मतलब वो जो धातु है, उस धातु के परमाणु में जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको उस सामान्य ताप पर, यानी आपके कमरे के ताप पर या जो आपके आसपास ताप है उस ताप पर, कुछ भी आप समझिए, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, है ना? तो अपनी कक्षा छोड़ करके वो बाहर चले जाते हैं, मीन्स वो गति कर रहे हैं। अपनी कक्षा छोड़ करके जब वो बाहर जाएंगे तो परमाणुओं के बीच में जो खाली जगह रहेगा उसी में वो क्या करेंगे? रैंडमली मोशन करेंगे, यानी अनियमित गति करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो धारा उत्पन्न होनी चाहिए। पर क्या हम उसको, जो धातु के टुकड़े को हाथ मिले, क्या हमको करंट का फील हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आवेश गति नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें धारा का प्रभाव पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? तो इसी चीज को भी हम क्लियर कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो आपने धातु का टुकड़ा लिया वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। मान लीजिए उसमें ढेर सारे परमाणु हैं, है ना? तो जो आपके आसपास का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर उन परमाणुओं के बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको उतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे।
यानी परमाणुओं के बीच के खाली स्थान में वो गति करना चालू कर देंगे। तो आपके ने जो धातु का टुकड़ा लिया उसमें असंख्य परमाणु हैं, यानी उसमें असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन उन्हीं परमाणुओं से तो निकल रहे हैं। तो जितने परमाणु लगभग उतने ही क्या होंगे? आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और जब ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, तो कोई मान लीजिए कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है, सब इधर उधर जिधर पाएंगे उधर गति करना चालू कर देंगे वो। इतनी बात क्लियर हुई ना? अब मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी इस दिशा में मान लीजिए वो गति कर रहा है, किस दिशा में? इस डायरेक्शन में, तो जरूर ही कोई अन्य इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके विपरीत डायरेक्शन में भी गति कर रहा होगा। या मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो उसके विपरीत डायरेक्शन में भी कोई इलेक्ट्रॉन गति अवश्य कर रहा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या वो बहुत ही अधिक है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में गति कर रहा है तो उसके विपरीत डायरेक्शन में भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अवश्य गति कर रहा होगा, है ना। तो इससे इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो उत्पन्न होने वाली वैद्युत धारा है उसका परिणामी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी हमें उस धातु के टुकड़े को पकड़ने पर धारा का प्रभाव नहीं पता चलता है। शून्य कैसे हो जाता है? अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो जो करंट उससे उत्पन्न होगी उसके जस्ट अपोजिट आएगी। तो मान लीजिए इससे जो करंट उत्पन्न हुई वो इस डायरेक्शन में आ रही है, इससे जो करंट उत्पन्न हुई वो इस डायरेक्शन में आ रही है। अब मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो इसके विपरीत डायरेक्शन में भी गति कर रहा होगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा होगा इससे जो धारा उत्पन्न हुई होगी उसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी। होगी कि नहीं होगी? तो यहां हम लोग सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन की गति की बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, दूसरा उसके अपोजिट। तो इस इलेक्ट्रॉन की गति से जो धारा आई उसकी डायरेक्शन इधर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में धारा बहती है। और जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति कर रहा है उससे जो उत्पन्न धारा है वो ये नीचे वाली है, यानी इसकी दिशा इधर है। अब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की गति से जो धारा उत्पन्न हुई है इनकी दिशाएं भी क्या है? परस्पर विपरीत हैं। और इस तरीके से जो धारा उत्पन्न होती है इन धाराओं का मान लगभग सेम होता है। अब ये धारा इधर जा रही है, ये धारा इधर जा रही है, तो इनका परिणामी क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी उतना ही आवेश लेके जा रहा है, 1-1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उतना ही आवेश लेके जा रहा है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो आवेश ले जाया जा रहा है उसकी मात्रा समान है, यानी इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो धारा उत्पन्न होगी वो भी क्या होगी? समान होगी। तो ये इन दोनों धाराओं का भी मान समान होगा, लेकिन यहाँ दिशाएं दोनों धाराओं की क्या है? विपरीत है, जिससे इनका परिणामी धारा जो आएगा वो क्या होगा? शून्य हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई। तो उसी प्रकार जो धातु का टुकड़ा आपने लिया हुआ उसमें असंख्य परमाणु हैं, यानी असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में गति कर रहा होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई इलेक्ट्रॉन गति अवश्य कर रहा होगा, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉनों की गति से जो धारा उत्पन्न हुई होगी उनकी भी डायरेक्शंस क्या होंगी? आपस में एकदम विपरीत होंगी। क्या होंगी? एकदम विपरीत होंगी। तो ओवरऑल सभी इलेक्ट्रॉनों की गति से जो धाराएं उत्पन्न हो रही होंगी वो सभी आपस में क्या होंगी? एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। क्या कर देंगी? एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। मतलब परिणामी धारा, नेट धारा क्या हो जाएगी? उस धातु के टुकड़े की शून्य हो जाएगी। यानी उस धातु के टुकड़े को पकड़ने पर या स्पर्श करने पर हमें करंट का प्रभाव पता नहीं चलेगा। तो ये बात क्लियर हुई ना? ये बात क्लियर हो गई कि घर में इस्तेमाल होने वाली कोई भी धातु के टुकड़े हैं तो उसमें धारा का प्रवाह हमें क्यों नहीं पता चलता है, धारा का प्रभाव क्यों नहीं हमें महसूस होता है? तो उसका यही कारण है ना। क्या कारण है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, क्योंकि सामान्य ताप पर
मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, है ना। यानी कि सामान्य ताप पर उस धातु के टुकड़े में जितने भी परमाणु होंगे और उन परमाणुओं के बाहरी कक्षा के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपनी कक्षा छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। यानी परमाणुओं के बीच के खाली स्थान में वो चक्कर लगाएंगे, है ना, गति करेंगे। इस केस में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शंस में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलग अलग डायरेक्शंस में कर रहे हैं। तो उनके कारण जो धाराएं उत्पन्न होंगी वो भी क्या होंगी? अलग अलग डायरेक्शंस में होंगी, जो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी परिणामी धारा उस धातु के टुकड़े की शून्य हो जाएगी। यानी उस धातु के टुकड़े को अगर हम लोग टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, है ना। ये बात होती है ना। तो अब करंट कैसे तब फिर बहता है, या हमें उस धातु के टुकड़े को छूने पर हमें करंट कब लगेगा? तो हमें करंट का प्रभाव तब पता चलेगा जब हम लोग उस धातु के टुकड़े को क्या करेंगे? किसी बाह्य स्रोत से जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? किसी बाह्य स्रोत से जोड़ देंगे, है ना। अब आइए इस चीज को हम लोग क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने धातु का टुकड़ा लिया है उसी का हमने एक तार बना लिया, उसी धातु के टुकड़े का क्या बना लिया है? यहां देख लेते हैं। यहां हम लोगों ने क्या लिया? उसी धातु के टुकड़े का एक तार बना लिया। क्या बना लिया? तार बना लिया। और इस तार को हमने किसी बाह्य स्रोत से मींस एक बैटरी से क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्या कर दिया? बैटरी से इसको जोड़ दिया। ये बैटरी का धन सिरा हो गया, ये बैटरी का ऋण सिरा हो गया। अब देखिए बैटरी लगाने से क्या फायदा होगा, बैटरी लगाने से धारा क्यों बहने लगती है, ये चीज अभी आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। मान लीजिए ये सभी क्या है? परमाणु से निकले हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। और जब आपने इसे बैटरी से जोड़ दिया तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऋण आवेशित है। कैसे हैं? ऋण आवेशित हैं। तो ये ऋण आवेशित हैं, तो ये किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? ऋण आवेश के पास कि धन आवेश के पास? बताइए किधर जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन है यानी ऋण आवेश है, तो ये धन की तरफ भागेंगे। किसकी तरफ? धन की तरफ भागेंगे। तो जैसे, और धन आपका किधर है? यहाँ है ना। तो जैसे ही हम लोगों ने बैटरी से जोड़ा तैसे ही ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? धन दिशा की ओर भागने लगेंगे, धन दिशा की ओर चलने लगेंगे। ये देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी क्या कर रहे हैं? धन दिशा की ओर चलने लग रहे हैं। क्या यहाँ कुछ स्पेशल चीज दिखाई दे रही कि नहीं? स्पेशल क्या है यहाँ पर? यहाँ स्पेशल ये है कि जैसे ही हम लोगों ने बैटरी से जोड़ा इस धातु के टुकड़े को, तैसे ही जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में गति करने लगे। किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में। और इसके पहले क्या था? जब हम लोगों ने उसको बैटरी से नहीं जोड़ा था तो जो इलेक्ट्रॉन जिधर पा रहा था उधर गति कर रहा था अपने मन से, है ना। अपने माफिक को जिधर पा रहा था उधर घूम टहल रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसे बैटरी से जोड़ा तो बैटरी क्या कह रहा है कि बेटा अभी तक बहुत भागे इधर उधर, अब तुम लोग हमरे हिसाब से चलोगे। तो बैटरी क्या कर देता है? सभी इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में चलने के लिए मजबूर कर देता है। क्या कर देता है? सभी इलेक्ट्रॉनों को एक ही दिशा में चलने के लिए मजबूर कर देता है कि बेटा अब तुम लोग एक ही दिशा में चलोगे। तो एक ही दिशा में जब सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? क्या होगा? तो देखिए जब सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चल रहे हैं, है ना, सब इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं अब, और इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो धारा उत्पन्न होगी। और धारा किधर बहेगी? इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत। यानी मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो इसके कारण जो धारा उत्पन्न होगी इधर होगी, इस डायरेक्शन में। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं उनसे जो धारा उत्पन्न होगी सबकी डायरेक्शन किधर होगी? इस दिशा में होगी। यानी इन इलेक्ट्रॉनों के चलने से, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के चलने से जो धारा उत्पन्न होगी उसकी भी दिशा इधर ही होगी। इस इलेक्ट्रॉन
के चलने से जो धारा उत्पन्न होगी उसकी भी दिशा इधर ही होगी। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं इनसे जो भी धाराएं उत्पन्न होंगी सबकी दिशाएं एक ही होंगी। क्या होंगी? सभी धाराओं की दिशाएं एक ही होंगी। अब सभी धाराएं एक ही दिशा में चल रही हैं। क्या कर रही हैं? एक ही दिशा में चल रही हैं। तो जब एक ही दिशा में चलेंगी तो वो सभी क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। सभी क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। लेकिन जब हम लोगों ने उसे बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ था तो क्या होता था? जैसे यहाँ भी हमने बताया कि इस इलेक्ट्रॉन से जो धारा उत्पन्न हो रही है वो इधर है दिशा, और इस इलेक्ट्रॉन से जो धारा उत्पन्न हुई थी उसकी दिशा इधर थी। मतलब धाराओं की दिशाएं विपरीत विपरीत आ रही थी, जिससे वो एक दूसरे को निरस्त कर दे रही थी। कब? जब हम लोग उसको बैटरी से नहीं जोड़े थे, किसी बाह्य स्रोत से नहीं जोड़ा गया था, तो सभी इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे, अनियमित गति कर रहे थे, अनियमित दिशाओं में। तो उनसे जो धाराएं उत्पन्न हो रही थी वो भी सब इधर उधर सब डायरेक्शन में उत्पन्न हो रही थी। सभी अनियमित दिशाओं में धाराएं उत्पन्न हो रही थी जो एक दूसरे को क्या कर दे रही थी? निरस्त कर दे रही थी। यानी वहां पर परिणामी धारा शून्य आ जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ? जैसे ही हम लोगों ने बैटरी को लगाया तो बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने किया ये कि उन्होंने कहा बेटा इलेक्ट्रॉन अब तुम सभी को एक ही दिशा में चलना है। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलेंगे तो उनसे जो धाराएं उत्पन्न होंगी उनकी भी दिशा एक ही होगी। यानी सब धाराओं की दिशाएं समान होंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वो सभी धाराएं जुड़ जाएंगी, है ना। तब अब जब हम लोग बैटरी से जोड़ दी हैं, अब उस धातु के टुकड़े को अगर हम लोग टच करेंगे तो हमको करंट का फील होगा, यानी हमको करंट लगेगा, है ना। लेकिन जब उस धातु के टुकड़े को हम लोग बाह्य स्रोत से नहीं जोड़ते हैं, उसको आप आराम से पकड़े रहिए, करंट का फील नहीं होगा। तो आई बात समझ में कि बैटरी का यानी बाह्य स्रोत का क्या महत्व है। अगर आप किसी भी धातु में, अगर कोई भी चालक धातु है, अगर आप उसमें बाह्य स्रोत से नहीं जोड़ते हैं, उसको बाह्य स्रोत से ऊर्जा नहीं देते हैं, तो धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई चालक पदार्थ है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। लेकिन हमें धारा का प्रभाव तभी पता चलेगा जब हम लोग उसको किसी बाह्य स्रोत से जोड़ेंगे। तो इतनी बात क्लियर हुई ना। तो यही चीज हमें आपको इस वीडियो में बताना था, है ना। अब हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या होता है ना। प्रतिरोध क्या है, वो कैसे उत्पन्न होता है ना, और उसको कैसे कम या ज्यादा किया जा सकता है, या प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।